कि भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, खासकर नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को। वो है राष्ट्रभाषा का डाउट, यानी कि नेशनल लैंग्वेज का डाउट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देखिए, भारत जो है वो विविधताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग हैं, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, ओडिया हो, तमिल हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा हो सकती है। इतनी सारी भाषाओं के चलते, इतनी सारी विभिन्नताओं के चलते सभी को एक ही भाषा बोलवाना ये गलत है। देखिए, नैतिक रूप से गलत माना जाएगा। वो इसलिए, जरा सोच के देखिए कि आप जहां रहते हैं वहां की कोई नेटिव लैंग्वेज होगी जिसमें आप बात करते हो। अगर आपसे कहा जाए कि अब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज छोड़ के सिर्फ एक भाषा बोलेंगे जो पूरे देश में लागू होगी, तो ये चीज आपके साथ एक नाइंसाफी होगी। इसी वजह से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत बार इसके ऊपर विचार किया गया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। एक बार तो लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, उन्होंने ये तय भी किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। लेकिन इसके चलते जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, खासकर तमिलनाडु का हिस्सा, वहां पे बहुत से प्रदर्शन हुए और हिंसक प्रदर्शन हुए। इसी के चलते ये जो आइडिया है वो ड्रॉप कर दिया गया था। तो याद रखिए कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषाएं जरूर हैं। अब राजभाषा क्या होती है? एक ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाती है, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, दस्तावेज बनाने में, कागजात बनाने में इस्तेमाल की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की आजादी से पहले भारत पर ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, यानी अंग्रेज राज करते थे। तो उन्होंने भारत को अपनी खुद की भाषा दी, अंग्रेजी भाषा दी। वो चाहते थे कि भारत के सारे काम अंग्रेजी में हो, शिक्षा भी अंग्रेजी में मिले। लेकिन जब आजादी मिली और संविधान बन रहा था, तो विचार करके भारत की राजभाषाएं तय की गई, यानी कि केंद्र सरकार की राजभाषाएं तय की गई। उसमें जो भाषा थी वो हिंदी भाषा थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया गया था। इसी वजह से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं जो अंग्रेजी भाषा थी उसको भी राजभाषा बनाया गया था, सह राजभाषा आप कह सकते हो, ताकि जो बाहर का व्यापार करता है भारत, वो व्यापार में दिक्कत ना हो। और साथ ही जो एक राज्य है जिसको हिंदी आती है, दूसरे राज्य को हिंदी नहीं आती है, तो वो दोनों अंग्रेजी में व्यापार कर सकते हैं, खासकर साउथ के जो राज्य हैं। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को भारत की केंद्र सरकार की राजभाषा बनाया गया था। पहले तो इस बात को ध्यान में रख लो। इसके अलावा जो हमारा संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, उसमें एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 345, अनुच्छेद 345। वो भारत के सभी राज्यों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी राज्य की राजभाषाएं चुन सकते हैं, आधिकारिक भाषाएं बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु जो है वो हिंदी में नहीं बनाना चाहता डॉक्यूमेंट, वो तमिल में बनाना चाहता है या अंग्रेजी में बनाना चाहता है, तो वो तमिल और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाएं बना सकता है, राजभाषा बना सकता है। तो सारा काम जो है वहां पे तमिल और अंग्रेजी में होगा। इसी तरीके से गुजरात अपनी भाषा इस्तेमाल कर सकता है, हरियाणा अपनी भाषा इस्तेमाल कर सकता है, उड़ीसा अपनी भाषा इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम एक एक करके राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश देख लेते हैं जहां की हम राजभाषाएं देखेंगे कौन कौन सी है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जो है 3 राजभाषाएं हैं। इन तीनों राजभाषाओं के अंदर डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, सरकारी काम हो सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को याद रखना है। इसके बाद हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी 3 राजभाषाएं हैं जिसके अंदर सरकारी काम हो सकते हैं। तो हरियाणा आपको याद रखना है। हरियाणा के बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां हिंदी और अंग्रेजी ये 2 राजभाषाएं हैं। तो मतलब इन 2 राजभाषाओं के अंदर वहां पे काम होता है। इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजराती और हिंदी 2 राजभाषाएं हैं। तो वहां के जो डॉक्यूमेंट है वो या तो गुजराती में बनेंगे या हिंदी में बनेंगे। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी जो है एकमात्र राजभाषा है। तो हिंदी भाषा के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है। तो वहां का कोई भी सरकारी काम होगा तो वो मराठी भाषा के अंदर होगा। इसके बाद अगर आप गोवा की तरफ चलोगे तो गोवा के अंदर कोंकणी, अंग्रेजी और मराठी राजभाषाएं हैं। मतलब कोंकणी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में सरकारी काम हो सकते हैं। छोटा सा राज्य है लेकिन फिर भी 3-3 राजभाषाएं हैं यहाँ पे।
देखिए कितनी विविधता है। अगर इसके बाद हम कर्नाटक चले तो कर्नाटक की राजभाषा जो है वो कन्नड़ है। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा क्योंकि इससे चलते विवाद होते ही रहते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। कर्नाटक के बाद आप केरल जाओगे तो केरल में भी एक राजभाषा है जो कि है मलयालम। मलयालम बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है वहां की। अक्सर आप देखोगे कि केरला में जो नॉर्मली भाषा बोली जाती है वो मलयालम ही है, तो सरकारी काम भी मलयालम के अंदर ही होते हैं। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर दो राजभाषाएं हैं, एक है तमिल और एक है अंग्रेजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो तमिल में और अंग्रेजी के अंदर होते हैं, तो इसे आपको याद रखना। इसके बाद आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है वो तेलुगु है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कभी एक ही हुआ करते थे, तो इन दोनों की राजभाषाएं आप एक जैसी जानते हो। दोनों की राजभाषाएं तेलुगु है, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में एक राजभाषा और है जो कि है उर्दू। तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु है और तेलंगाना की उर्दू और तेलुगु दोनों है, तो इसे आपको याद रखना। इसके बाद पूर्व के हिस्से में देखें तो छत्तीसगढ़ की जो राजभाषा है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दो अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों को राजभाषा बनाया गया है, तो इसे आपको याद रखना है। अगर आप उड़ीसा की बात करोगे तो यहाँ की राजभाषा उड़िया है। उड़िया बहुत ही फेमस भाषा है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद झारखंड और बिहार की बात की जाए तो झारखंड और बिहार की दो राजभाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। मतलब दोनों की सेम है, झारखंड की भी हिंदी और उर्दू है और वहीं बिहार की भी हिंदी और उर्दू है। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की भी हिंदी और उर्दू है, तो तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हो, यूपी, बिहार और झारखंड, हिंदी और उर्दू। तो इजीली तीन राज्य तो वैसे ही याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यूपी, बिहार और झारखंड, हिंदी और उर्दू याद रखना। अब बचता है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, आपको पता है, सिक्किम और 7 बहनें। अगर सिक्किम की बात की जाए तो यहाँ की आधिकारिक भाषाएं नेपाली और लेपचा है। वैसे तो यहाँ पे और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि भूटिया हो गया, लिम्बू, मगर, तमांग, लेकिन आधिकारिक भाषाएं नेपाली और लेपचा है, इसे आपको पहले याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में अंग्रेजी और खासी राजभाषाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी राजभाषा है। असम में असमिया, बंगाली और बोडो राजभाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुरी और अंग्रेजी वहां की राजभाषा है, इसे आपको याद रखना है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजो, अंग्रेजी और हिंदी तीनों राजभाषाएं यहाँ की, इसको आपको याद रखना है। नागालैंड में अंग्रेजी राजभाषा है, ये आसानी से याद रह जाएगी। और आखिर में जो त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा में बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक 3 राजभाषाएं हैं, बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये राज्यों की राजभाषाएं इजीली याद रह जाएंगी आपको। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। मेनली जो आपको नॉर्थ इंडिया दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के राज्यों में हिंदी तो कॉमन है ही, और 2-3 राज्यों के अंदर उर्दू भी कॉमन मिल जाएगी आपको। बाकी नीचे आओगे तो नीचे वाले राज्यों में अपनी अपनी स्पेसिफिक भाषा है, जैसे तमिलनाडु में तमिल है, केरला में मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तेलंगाना में तेलुगु है और महाराष्ट्र में मराठी। तो इन नीचे वाले राज्यों को याद करने में तो टेंशन ही नहीं है, कुछ इजीली याद हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली हिंदी याद रखनी है और गुजराती याद रखनी है, थोड़ी पंजाबी याद रखनी है, वो आप राज्य के हिसाब से लिख ही सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत आपको पूर्वोत्तर के राज्यों पे करनी, तो ये हो जाती है राजभाषाएं। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम चलते हैं केंद्रीय शासित प्रदेश की तरफ। केंद्रीय शासित प्रदेशों की बात की जाए तो आपको पता है कि हमारे 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं आज की तारीख में। शुरुआत जम्मू और कश्मीर से की जाए तो यहाँ पे कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी ये सभी राजभाषाएं हैं। जी हाँ, ये चारों तरीके की, 5 तरीके की जो राजभाषाएं यहाँ पे मौजूद है। अगर लद्दाख की बात की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी वहां की राजभाषा है, इसे आपको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बिल्कुल पास पास हैं, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दिल्ली और चंडीगढ़, जो ज्यादा दूर नहीं है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा है और चंडीगढ़ में भी हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा है, तो इजीली एक साथ याद रह जाएगा दोनों का, दिल्ली और चंडीगढ़। तो 4 तो हो गए। अब चलते हैं पुदुचेरी की तरफ। पुदुचेरी में तमिल, अंग्रेजी और तेलुगु राजभाषा है, बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पुदुचेरी के जिले जो है वो फैले हुए हैं, तो इसीलिए तमिल, अंग्रेजी और तेलुगु वहां की राजभाषा है। अगर हम दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव चलें तो वहां की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी है, इजीली याद रह जाएगी। तो इसको भी चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ आप याद रख सकते हो, ज्यादा दूर भी नहीं है, गुजरात के अंदर है, तो इजीली याद हो जाएगा। मतलब गुजरात के
पास में ही है, अलग से केंद्रीय शासित प्रदेश है, तो इसे याद रखना। इसके बाद हमारे द्वीप बसते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी राजभाषा है। वहीं एक आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में मलयालम और अंग्रेजी राजभाषा है। तो इन सबको आपको याद रखना है। ये 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हो जाते हैं जिनकी राजभाषाएं आपको याद रखनी है। देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेगा, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों के हिसाब से भाषाएं तो इसमें है ही। 2-3 नाम अटपटे हैं, वो भी याद हो जाएंगे सिंपल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।